हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया के नेट जीरो एमिशन टारगेट के बारे में, जहां इंडिया ने ग्लासगो समिट्स में कमिटमेंट किया है कि 2070 तक वो नेट जीरो एमिशंस टारगेट को अचीव कर लेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या रियलिटी है क्लाइमेट चेंज की, किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं नेट जीरो एमिशंस को, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं हमको इस जर्नी के दौरान, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ लाई करती हैं इन ऑर्डर टू अचीव नेट जीरो एमिशंस। एंड लास्टली हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक पर क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया ने क्या क्या कमिटमेंट किए हैं ग्लासगो समिट में। फ्रेंड्स, ग्लासगो समिट COP26 समिट थी जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत होती है। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी दी है जिसको उन्होंने पंचामृत का नाम दिया। सबसे पहला कमिटमेंट इंडिया ने ये किया है कि इंडिया अपनी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगाहर्ट्ज कर देगा बाय 2030। नेक्स्ट कमिटमेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि बाय 2030 50% ऑफ एनर्जी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट जो है इंडिया की, वो हम फुलफिल करेंगे रीइन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। नेक्स्ट कमिटमेंट यहाँ पर इंडिया ने किया है कि इंडिया का जो कार्बन एमिशन है उसको वो 1 बिलियन टन से कम कर देगा बिटवीन 2021 एंड 2030। नेक्स्ट कमिटमेंट यहाँ पर यह किया गया है कि इंडिया अपनी इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से कम करेगा बाय 2030। फ्रेंड्स, कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी भी कंट्री की जीडीपी 100 रुपये है और उस 100 रुपये कमाने के लिए वहाँ पर 1 kg कार्बन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जैसे इंडिया ने बोला कि वो 45% से रिड्यूस करेगा, इसका ये मतलब है इंडिया अब उस 100 रुपये कमाने के लिए जो 1 kg कार्बन यूज़ कर रहा था उसको 45% कम कर दें अगर हम, तो इंडिया यहाँ पर सिर्फ 550 ग्राम कार्बन को यूज़ करने वाला है। और लास्ट कमिटमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटमेंट रहा है इंडिया का, वो ये है कि इंडिया नेट जीरो एमिशंस का टारगेट अचीव करेगा बाय 2070। फ्रेंड्स, नेट जीरो एमिशंस का मतलब है कि इंडिया में हम जितना भी कार्बन प्रोड्यूस करते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसको हम बैलेंस कर लेंगे बाय रिमूविंग दैट कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज। फ्रेंड्स, यहाँ पर चाइना ने भी बोला है कि वो नेट जीरो टारगेट अचीव करेगा बाय 2060। यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने भी ये टारगेट रखा है बाय 2050। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात नोट करनी चाहिए, इंडिया हिस्टोरिकली इतना बड़ा एमिटर नहीं रहा है कार्बन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, मगर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन एंड साथ में चाइना, ये हिस्टोरिकली काफ़ी बड़े पोल्यूटर्स रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस के और कार्बन डाइऑक्साइड्स के। मगर फिर भी यहाँ पर इंडिया ने क्लाइमेट चेंज के इशू को सीरियसली लिया है और यहाँ पर अपना सेंसिबल अप्रोच दिखाया है कि इंडिया जल्द से जल्द कदम उठाना चाहता है, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ फाइट को लीड करना चाहता है और डेवलपिंग कंट्रीज़ की आवाज़ को भी उठाना चाहता है ताकि वर्ल्ड की हर कंट्री साथ में मिलकर काम कर सके और जो क्लाइमेट चेंज एक डेंजर पोज करता है पूरे वर्ल्ड पर, उसके खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ सकें। आइए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्या रियलिटी है क्लाइमेट चेंज की। हम लगातार देख रहे हैं कि वर्ल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसका कारण बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि अर्थ का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज कर रहा है और वो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा ऊपर नापा जा रहा है इन द रिसेंट पास्ट। जैसा कि हम देखते हैं, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 15 सालों में 11 सबसे वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्ड किए गए बिटवीन 2007 एंड 2021 और यहाँ पर 2021 जो है वो 5th वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्ड किया गया है इन द अर्थ हिस्ट्री। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कितना परसेंटेज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो ये रिपोर्ट बताती है अगर हम प्री इंडस्ट्रियल पीरियड यानी कि 1850 से लेके 1900 के पीरियड को बेस मान के चलते हैं तो लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज ऑलरेडी हो चुका है अर्थ के टेम्परेचर में। और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम क्लाइमेट में चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम बात करें क्या क्या चेंजेस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो हम देखते हैं सी लेवल राइज हो रहा है लगातार फ्रॉम 1993 से और लगभग 3.2 मिलीमीटर पर ईयर सी लेवल राइज हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर हम जकार्ता जो कैपिटल सिटी है इंडोनेशिया की, उसका एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पर जो ग्राउंड है वो 2.5 मीटर सिंक कर गया है और इस वजह से वहाँ पर पूरी कैपिटल सिटी को रिलोकेट करा जा रहा है दूसरी जगह पर। सी लेवल राइज की वजह से बहुत सारी आइलैंड कंट्रीज़ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रही हैं। ये कंट्रीज़ और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज।
नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि ग्लेशियर्स जो हैं वो श्रिंक कर रहे हैं, उनकी थिकनेस कम हो रही है और यहाँ पर देखा गया है कि लगभग 60 फीट डिक्रीज हो गई है उनकी थिकनेस अगर हम ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम 1980। यहाँ पर हम देख सकते हैं जितना आइस आर्टिक में था उसका भी 40% कम हो चुका है सिंस 1979। अगर बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड की तो लगभग 25% कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर में जब हम कंपेयर करते हैं उसको 1958 से, और लगभग 40% कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है इस वक्त अगर हम कंपेयर करें इसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम से। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात हमको नोट करनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कि मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हैं उतना नेचुरल कैपेसिटी से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। हमारे प्लांट्स हैं, ओशियंस है, ये नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, मगर हमारा एमिशन इतना ज़्यादा है कि वो नेचुरल फोर्सेस इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं। और कार्बन की लाइफ रहती है एटमॉस्फेयर में लगभग 150 साल, इसलिए जो कार्बन हम एक बार इमिट कर देते हैं वो 150 साल तक एटमॉस्फेयर में रहने वाला है। और ये कार्बन लगातार सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाता है। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को रोका जाए और साथ में बाकी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को भी रोकने की कोशिश की जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये भी बताया है कि अर्थ इस वक्त 6th मास एक्सटेंशन को देख रहा है। मास एक्सटेंशन यानी कि अर्थ पर जो बाकी एनिमल और प्लांट स्पीशीज रहती हैं वो रैपिडली एक्सटेंड होती चली जाएंगी, उनका नामो निशान अर्थ से ख़त्म हो जाएगा। जब भी मास एक्सटेंशन ऑब्जर्व किया गया है तो तब देखा गया है कि लगभग 60% से लेके 80% तक स्पीशीज एक्सटेंड हो जाती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो 6th मास एक्सटेंशन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से आया है। और फ्रेंड्स, इसके इम्प्लीकेशंस हमारे इकोसिस्टम के लिए और एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह भी देखा गया है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं अर्थ पर, जैसे कि हरिकेन, साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, ये काफ़ी बढ़ गए हैं और इनकी इंटेंसिटी भी काफ़ी बढ़ गई है। ये सब चीज़ें जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये इशारा करती हैं कि क्लाइमेट चेंज रियल है और क्लाइमेट चेंज लगातार होता जा रहा है। इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड कंट्रीज़ ने जो पेरिस एग्रीमेंट में डील की थी, जहाँ पर वर्ल्ड कंट्रीज़ ने कमिटमेंट किया था कि वो अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाने देंगे, उसको वो ऑनर करें और किसी भी कंडीशन में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री से ऊपर ना जाए, क्योंकि उस पॉइंट के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम क्लाइमेट चेंज को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। वो एक टिपिंग पॉइंट साबित होगा, यानी कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न साबित होगा, जिसके बाद जो अर्थ के क्लाइमेट में चेंज आएगा वो एकदम इरिवर्सिबल हो जाएगा और फिर हम कितने भी ह्यूमन एफर्ट्स डाल लें उसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं नेट जीरो एमिशंस। यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरत है कि हम हमारी एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को स्विच करें टूवर्ड्स क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, यानी कि हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करें हमारी एनर्जी कैपेसिटी को फुलफ़िल करने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर हमको जोर देना होगा टूवर्ड्स कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी की तरफ। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है उसको कैप्चर करना और स्टोर करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ बनाई जा रही हैं और बनाई भी गई हैं, मगर यहाँ पर ज़रूरत है उनको अफोर्डेबल बनाना और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ तक इन टेक्नोलॉजीज़ को पहुँचाना। नेक्स्ट, यहाँ पर हमको ग्रीन ग्रोथ की तरफ बढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ग्रीन ग्रोथ का मतलब होता है कि हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अब आने वाले समय में अपनाने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम कंसीडर करें कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लीन एनर्जी से बने, सस्टेनेबल हो, ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं हमको ज़रूरत है कि हम मूव करें टूवर्ड्स सर्कुलर इकोनॉमी। फ्रेंड्स, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पर हम जो गुड्स और प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनको हम रीयूज़ करें, रिड्यूस करें, रिसाइकिल करें और साथ में रीमैन्युफैक्चर करें। जो यूज़ एंड थ्रो का कल्चर है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा और हमारे कंजम्पशन पैटर्न को भी हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ताकि हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकें और रिसोर्सेज का ऑप्टिमल इस्तेमाल कर सकें, ताकि ये रिसोर्सेज आने वाली जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल रहें, जो हमको हेल्प करेगा एक सस्टेनेबल वे में ग्रो करने के लिए। लास्टली, यहाँ पर ज़रूरत है कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की। क्लाइमेट चेंज किसी एक कंट्री की, किसी एक पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसका इम्पैक्ट भी ग्लोबल रहेगा।
आज भले इसका सीवियर इम्पैक्ट आइलैंड कंट्रीज़ पे पड़ रहा है, मगर आने वाले समय में इसका सीवियर इम्पैक्ट हर कंट्री पे पड़ेगा, हर रीजन पर पड़ेगा और हर जगह के लोगों पर पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हर कंट्री मिलकर काम करे, हर सोसाइटी मिलकर काम करे और लोग इंडिविजुअल लेवल पर मिलकर सामने आए टूवर्ड्स द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर सबसे पहले हमको देखने को मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ दो ग्रुप में बढ़ गई हैं। यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ का एलिगेशन है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हिस्टोरिकली ज़्यादा इमिट करती रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और उन्होंने ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाया है अपने उस कंजम्पशन पैटर्न का, इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि वो इस फाइट में डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करें फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली। नेक्स्ट सबसे बड़ा इशू है फाइनेंस का। जब भी कोई इकोनॉमी अपने आप को शिफ्ट करेगी टूवर्ड्स क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ, और इसके लिए हमको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हेल्प करें डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड करने में, ताकि वो अपनी इकोनॉमीज़ को शिफ्ट कर सकें टूवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमीज़। नेक्स्ट सबसे बड़ा इशू है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का। फ्रेंड्स, डेवलप्ड कंट्रीज़ ज़्यादा केपेबल हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वहाँ पर उनके पास रिसोर्सेज काफ़ी अच्छी हैं जो टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकती हैं, और यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करें और जल्द से जल्द डेवलपिंग कंट्रीज़ तक पहुँचाएँ, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने एंड पर उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकें और क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। इन सब डिबेट्स, डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट्स के बीच हम देखते हैं कि एक यूनाइटेड फ्रंट खड़ा नहीं हो पा रहा है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जो कि एक चिंता का विषय है। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने अपनी फ्रस्ट्रेशन जताते हुए बोला है कि बहुत लिमिटेड टाइम बचा है हमारे पास टू एक्ट, और अगर हम इन डिबेट्स में उलझे रहे तो वो टाइम हमारे हाथ से चला जाएगा। फ्रेंड्स, लास्टली हम यहाँ पर बात करते हैं ग्रेटा थनबर्ग की, जो एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं और वो लगातार यंगस्टर्स को मोटिवेट करती हैं टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, और वर्ल्ड लीडर्स से लगातार अपील करती हैं टू एक्ट क्विकली अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि ये जो वर्ल्ड लीडर्स कॉन्फ्रेंसेस करते हैं ये एक PR इवेंट की तरह होता है, जहाँ पर लीडर्स आके बड़े बड़े वादे करके जाते हैं मगर एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड लीडर्स सिर्फ बातें ना करें, दे शुड वॉक द टॉक, और वो जल्द से जल्द एक्शंस लें अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। फ्रेंड्स, द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज नहीं है, यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी छुपी हुई हैं। आइए अब हम उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन ग्रोथ एक रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल इकोनॉमी को क्रिएट करेगी जो लॉन्ग टर्म तक हमको बेनिफिट देगी। यहाँ पर ये चीज़ देखी गई है कि रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी जो है वो इनहेरेंटली कॉस्ट इफेक्टिव होती है, जहाँ पर हम हमारे रिसोर्सेज को और पैसे को बचा सकते हैं जो हम वेस्ट करते हैं फॉसल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करने में और उनको ट्रांसपोर्ट करने में। नेक्स्ट, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो अगर हम हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे गुड्स को ग्रीन एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं और उन पर ग्रीन स्टैम्प अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट्स को काफ़ी बड़ा पुश मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में उन गुड्स पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग क्लीन एनर्जी से नहीं होती है। नेक्स्ट, हम देखते हैं कि लगभग 20 से 25 लाख जॉब्स हम क्रिएट कर सकते हैं जब हम रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं बाय 2050। यहाँ पर इंडिया के लिए एक और यूनिक अपॉर्चुनिटी ये है, इंडिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ और चाइना के मुकाबले इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन इतना नहीं हुआ है, और आने वाले समय में जो इंडिया में इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन होने वाला है उसको हम प्रॉपरली प्लान करते हैं और उसको डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रीन इकोनॉमी, तो हमारी इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एस्टीमेट है कि 2040 में हमको जितनी फैक्ट्रीज़ और बिल्डिंग चाहिए उसकी 60% बनाना इंडिया में अभी बाकी है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले से ही प्लानिंग करके उनको बनाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें। लास्टली, यहाँ पर इंडिया एक ग्लोबल लीडर की तरह उभर कर सामने आ सकता है इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। इंडिया पहले से ही काफ़ी सीरियस है क्लाइमेट चेंज को लेकर, इंडिया काफ़ी पॉलिसीज़ निकाल चुका है, काफ़ी एक्शन पहले से भी ले चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया के पास नेशनल एक्शन प्लान है ऑन क्लाइमेट चेंज, जहाँ पर वो 8 कोर एरियाज़ पर फोकस करता है। साथ ही इंडिया ने यहाँ पर फेम स्कीम निकाली है टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। लास्ट ईयर इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो जुलाई 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम्प्लीटली फेज आउट कर देगा। उसी के साथ हम देखते हैं इंडिया लगातार अपने सोलर एनर्जी को बढ़ाता जा रहा है। रिसेंटली राजस्थान के बादला में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क इंडिया में बना है। फ्रेंड्स, इन एक्शंस के अलावा भी इंडिया ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं
जो दिखाता है कि इंडिया कितने अच्छे तरीके से क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए रेडी है और एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है बाकी कंट्रीज़ के लिए। आइए अब हम देखते हैं क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एम्फेसाइज किया ऑन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी कि वो सोलर एनर्जी को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना चाहते हैं। इंडिया वैसे भी फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंडिया ने यहाँ पर ये एम्फेसाइज किया है कि पूरे वर्ल्ड की ग्रिड्स को कनेक्ट किया जाए ताकि एनर्जी रिक्वायरमेंट हर कंट्री की फुलफिल की जा सके। नेक्स्ट, जैसा कि हमने डिस्कस करा कि वनरेबल कंट्रीज़, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़रूरत है फाइनेंस प्रोवाइड करने की और उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चीज़ नोट करने वाली है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जो फंड प्रॉमिस किया था, जो फाइनेंस प्रॉमिस किया था, वो अभी तक डिलीवर नहीं किया है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस बात को भी उठाया था कि जो $1 ट्रिलियन का फंड प्रॉमिस किया गया था वो अभी तक नहीं पहुँचा है। और यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़रूरत है कि वो ओनरशिप लें अपने एक्शंस की और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ फाइट को लीड करें। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टेड कैपेबिलिटीज़ का प्रिंसिपल को फॉलो करें। यह प्रिंसिपल एम्फेसाइज करता है कि सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर उन कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जिनके पास फाइनेंसेस ज़्यादा हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर ज़्यादा है। और साथ में ज़रूरत है हर कंट्री की कैपेबिलिटीज़ को कंसिडर करने की इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि पूरी कंट्रीज़ यूनाइट होकर वॉर फुटिंग पर काम करें, क्योंकि ये जो वॉर है ये आपस में हमको नहीं लड़ना है, ये हमको लड़ना है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जो कि कॉमन एनिमी है इस वक्त पूरे वर्ल्ड का। और लास्टली इस चीज़ पर भी एम्फेसाइज करना चाहिए कि वर्ल्ड लीडर्स तो अपना काम करेंगे ही, कंट्रीज़ तो अपना काम करेंगे ही, मगर इस फाइट को हमको इंडिविजुअल लेवल पर भी लड़ना है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का एक्शन कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मोदी जी ने एम्फेसाइज किया था कि लाइफ को सिर्फ एज अ लाइफ ना लिया जाए, लाइफ को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो उसका मीनिंग होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाए इस तरह से जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों। हर इंडिविजुअल को ज़रूरत है यहाँ पर कॉन्शियस चॉइसेस लेने की और माइंडफुल कंजम्पशन करे, ना कि माइंडलेस कंजम्पशन करे रिसोर्सेज का। ये इंडिविजुअल स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हमको बिग पिक्चर को ध्यान में रखना है, जहाँ पर हमारा एक स्टेप भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जब हम इसको वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं तो वो 7 बिलियन स्टेप्स हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज में हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे। और अगर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।